दोस्तों, ये पूरी दुनिया एक सपनों की दुनिया है जिसमें से आप अपने लिए जैसा भी सपना चुनना चाहें चुन सकते हैं। सपनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप सपना देखें। सपना देखना हर इंसान का एक नैसर्गिक भाव होता है। सपना छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हर इंसान किसी न किसी रूप में सपने जरूर देखता है। कोई जीवन भर खुश रहने का सपना देखता है, कोई अमीर बनने का और ढेर सारे पैसे कमाने के सपने देखता है, कोई दुनिया घूमने के सपने देखता है, तो कोई अच्छा लाइफ पार्टनर पाने का सपना देखता है। और अपने इन सपनों को पूरा करना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। लेकिन सपने हमेशा आपसे कुछ चीजों की उम्मीद रखते हैं। जैसे पहला है समर्पण की भावना। आप अपने सपनों के लिए कितने समर्पित हो सकते हैं, ये आपके सपने को असाधारण बनाता है। और ये असाधारण शक्ति हर किसी में नहीं होती। लोग सपने देखते तो हैं, लेकिन अपने सपनों के प्रति उनका इरादा इतना कमजोर होता है कि सफलता ना मिलने पर वो बीच में ही अपने सपने को त्याग देते हैं। जबकि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत इरादे की भूमिका सबसे अधिक होती है। जब आप कोई असाधारण सपना देखते हैं तो उसे पाने के लिए आपको एक कठिन और लंबी यात्रा करनी पड़ती है। बिना रुके, बिना थके और बिना हारे आपको अपनी सभी सीमाओं से बाहर जाकर उस सपने के लिए लड़ना होता है। रास्ते में भले ही कितनी ही बाधाएं आए, कितनी ही असफलताएं मिले, भले ही आप वहीं आकर खड़े हो जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, बल्कि पूरे इरादे के साथ फिर से शुरुआत करनी है और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सपने और हकीकत दो अलग अलग दुनिया है, तो आज हम आपको सपनों की सफल यात्रा की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका अपने सपनों के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। ये कहानी आपको सपनों की एक ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सफर में ले जाएगी जहां आप अपने सपनों से मिल पाएंगे। कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे कि आपके जीवन में भले ही कितनी बुरी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी ही रुकावटें आकर क्यों ना खड़ी हो जाएं, लेकिन अगर आप निरंतर अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं तो भगवान आपके लिए खुद रास्ते बनाता है। आपने सुना भी होगा कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। कहानी में आपको इसके ऐसे ही कई जीवंत उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कहानी एक सेंटियागो नाम के एक चरवाहे लड़के की है जो अपने खजाना खोजने के सपने की लंबी यात्रा पर निकल जाता है। अपनी इस यात्रा में उसे कई लोग मिलते हैं जो उसकी खोज में रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन सेंटियागो इन्हीं रुकावटों को सीढ़ी बनाकर अपनी खोज जारी रखता है। हालांकि वो ये नहीं जानता कि उसे ये खजाना कैसे और कहाँ मिलेगा, लेकिन वो फिर भी अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। उसे अपने सपने पर विश्वास होता है। वो ये महसूस करता है उसका सपना उसका इंतजार कर रहा है। वो रुकावटों और बाधाओं की चिंता ना कर सिर्फ अपने अंतर्मन, अपने हृदय की सुनता है और आगे बढ़ता रहता है। कहानी मूल रूप से सांसारिक वस्तुओं की खोज से शुरू होकर स्वयं की खोज पर आकर खत्म होती है, जो हमें आध्यात्मिक तौर पर बहुत कुछ सिखा जाती है। इसलिए सेंटियागो की ये कहानी न केवल उत्प्रेरक और मानवीय मर्म से युक्त है, बल्कि ये हमारे सपनों की रूपांतकारी शक्ति और अपने हृदय की आवाज सुनने के महत्व को भी अच्छे से दिखाती है। तो आइए चलते हैं सपने की इस अद्भुत यात्रा में और जानते हैं क्या है सेंटियागो की कहानी और वो कैसे अपने सपने तक पहुंचता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्पेन के एंडालुसिया गांव में स्थित एक पुरानी और खंडित चर्च से, जहां सेंटियागो अपनी भेड़ों की झुंड के साथ पहुंचता है और वही रात गुजारने का फैसला करता है। वो सबसे पहले अपनी जैकेट से फर्श पर झाड़ू मारता है और फिर अपनी किताब का तकिया बनाकर उसी फर्श पर लेट जाता है जो उसने अभी पढ़कर खत्म की थी। उसने अपने आप से कहा कि उसे अब मोटी किताबें पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि वे ज्यादा लंबे समय तक चलेंगी और ज्यादा आरामदायक तकिया बनेगी। दोस्तों, सेंटियागो जहाँ लेटा हुआ था उस फर्श के आधार पर एक गूलर का पेड़ था। चर्च की छत आधी टूटी हुई थी,
जहाँ से वो तारों को देख सकता था, वो उन्हें वैसे ही देखता हुआ सो जाता है। उसने देखा कि आज उसे फिर वही सपना आया जो उसे 1 हफ्ते पहले आया था, लेकिन पिछले हफ्ते की तरह ही वो इस बार भी सपना पूरा होने से पहले ही जाग जाता है। दोस्तों, सैंटियागो के पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो एक चरवाहा बने। वे अपने बेटे को हमेशा से एक पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन सैंटियागो का सपना कुछ और था। वो बचपन से ही पूरी दुनिया घूमना चाहता था। वो लोगों को जानना चाहता था। एक दिन साहस जुटाकर उसने अपनी एक ख्वाहिश अपने पिता से भी जाहिर कर दी। पिता ने समझाया, बेटे, यात्रा करना हमारा काम नहीं है। ये तो उन अमीरों के लिए है जिनके पास खर्च करने के लिए ढेर सारे पैसे हैं। हमारे बीच यात्रा करने वाले तो सिर्फ चरवाही ही हैं। पिता की बात सुनकर सैंटियागो ने तभी फैसला किया कि वो एक चरवाहा बनेगा। पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुनिया को जानने की उसके ललक और इच्छा शक्ति के आगे पिता झुक गए और उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्राचीन सोने के 3 सिक्के थमा दिए, जिन्हें उन्होंने अपने बेटे को विरासत में देने के लिए संभाल रखा था। सैंटियागो ने उन सिक्कों से अपने लिए कुछ भेड़ें खरीदी और दुनिया जानने की लंबी यात्रा पर निकल गया। अब भेड़ों के साथ उसका हर दिन एक नई जगह पर गुजरता। वो ऐसे ही गांव-गांव घूमकर अपनी यात्रा का आनंद उठा रहा था। जब उसे पैसों की जरूरत होती तो वो अपनी भेड़ों की ऊन बेचकर उससे पैसे कमाता, जिससे वो अपने खाने पीने का ध्यान रखता। इसके अलावा वो उन्हीं पैसों में से अपने लिए अपनी मनपसंद किताबें भी खरीदता। सैंटियागो को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह अपनी भेड़ों को भी बहुत पसंद करता था। वो उनकी अच्छे से देखभाल करता था। चलते वक्त वो अक्सर अपनी भेड़ों से बात किया करता था। वो अपनी इस यात्रा में जितने लोगों से मिलता, जो भी देखता, सब बातें वो अपनी भेड़ों से करता था। यहाँ तक कि जो वो किताबों में पढ़ता था, वो सब भी अपनी भेड़ों को बताता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने सिर्फ एक ही बात की थी, और वो थी एक लड़की जो एक व्यापारी की बेटी थी, जो गांव में रहती थी, जहां वो लगभग 4 दिनों में पहुंचने वाला था। ये तारिफा नाम का एक गांव था, जहां वो साल भर पहले भी आ चुका था। उसने सूरज को देखकर अनुमान लगाया कि वो दोपहर से पहले तारिफा पहुंच जाएगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि तारिफा में एक बूढ़ी औरत रहती है जो भविष्य बताती है। लड़की से मिलने से पहले वो उस बूढ़ी औरत से मिल लेना चाहता था, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि उसे जो सपने आ रहे थे उसका क्या मकसद था। इसलिए वो बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसे अपने सपने की सारी कहानी बता देता है। वो बताता है, जब मैं अपनी भेड़ों के साथ होता हूँ तो मुझे सपनों में एक बच्चा दिखाई देता है जो मेरी भेड़ों के साथ खेलता है। इसके बाद वो अचानक मेरे पास आ जाता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं मिस्र के पिरामिडों के बीच ले जाता है। बच्चा कहता है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो मुझे खजाने की सटीक जगह दिखाने वाला होता है, मैं उठ जाता हूँ और मेरा सपना टूट जाता है। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही और अपने हाथों को लेकर लगातार कुछ अध्ययन करती रही। सैंटियागो फिर पूछता है कि उसके इस सपने का क्या मतलब है। तब बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे ये वादा करना होगा कि तुम मुझे खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। सैंटियागो मान जाता है। बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हें मिस्र जरूर जाना चाहिए, वहाँ पिरामिड्स के नीचे तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। सैंटियागो ने पूछा कि मैं मिस्र कैसे पहुँच सकता हूँ और मुझे खजाना कहाँ मिलेगा। औरत ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ सपनों के बारे में बता सकती हूँ, उन्हें वास्तविकता में कैसे बदलना है ये तुम्हारा काम है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सैंटियागो निराश हो जाता है, क्योंकि उसने ये सुनने के लिए बूढ़ी औरत की तलाश नहीं की थी। उसे लगा उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है। उसने फैसला किया कि वो फिर कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं जिनका उसे ध्यान रखना है। यही सोचते हुए वो बाजार चला गया, जहाँ उसने सबसे पहले खाना खाया और फिर अपनी किताब के बदले एक मोटी किताब खरीदी। इसके बाद वो एक प्लाजा में शराब की बोतल लेकर बेंच पर बैठ जाता है। वो जैसे ही पढ़ने के लिए अपनी किताब को खोलता है, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर बैठ जाता है। बूढ़े ने वहाँ बैठे व्यक्तियों की ओर इशारा किया और सैंटियागो से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
सैंटियागो अपना ध्यान पढ़ने में केंद्रित रखना चाहता था, इसलिए उसने उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज किया। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी उससे बातचीत करना जारी रखता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी थका हुआ और प्यासा था। वो सैंटियागो से कहता है कि क्या वो उसके शराब से कुछ घूंट ले सकता है। सैंटियागो ये सोचकर उसे अपनी शराब की बोतल दे देता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन वो बात करना चाहता था। वो सैंटियागो से पूछता है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। सैंटियागो कुछ नहीं कहता, बल्कि उठकर दूसरी बेंच पर चला जाता है। फिर उसे ख्याल आता है कि उसे उस बूढ़े आदमी का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। उसके पिता ने हमेशा उसे बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया है, इसलिए वो वापस अपनी बेंच पर आ जाता है। बूढ़ा आदमी किताब देखता है और इस तरह से भाव देता है जैसे ये कोई अजीब वस्तु है। हालांकि सैंटियागो को आश्चर्य तब होता है जब उसे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी पढ़ना जानता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ ये काफी परेशान करने वाली भी है। बूढ़े आदमी ने उसे किताब के संबंध में कई बातें बताई जो वो इस किताब के बारे में जानता था। सैंटियागो ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वो सलेम का राजा है। सैंटियागो ने कहा, लोग भी ना बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। उसने बूढ़े आदमी की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि बूढ़े आदमी की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो कहीं का राजा हो सकता है। उसने पूरी तरह फटे और पुराने कपड़े पहन रखे थे, बाल यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे जैसे कोई पागल हो। सैंटियागो ने कहा, मुझे मेरी किताब वापस दो, मुझे जाना है, मेरी भेड़ें इकट्ठा करनी है। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम मल्कीसेदेक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं। सैंटियागो बस कहकर वहां से उठ गया। अब वो बूढ़े आदमी से और बातचीत नहीं करना चाहता था। तभी बूढ़े आदमी ने सैंटियागो को रोका और कहा, अगर तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देते हो तो मैं बता सकता हूँ कि तुम अपने खजाने तक कैसे पहुँच सकते हो। खजाने की बात सुनते ही सैंटियागो को सब स्पष्ट हो गया। वो समझ गया कि ये जरूर भविष्य देखने वाली बूढ़ी औरत का पति है जो मुझसे धन वसूलने आया है। लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सैंटियागो हैरान रह गया। उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी से जमीन की रेत पर उसके माता पिता का नाम लिखा हुआ है। उस मदरसे का नाम लिखा हुआ है जहाँ बचपन में उसने पढ़ाई की थी। इसके अलावा वहाँ व्यापारी की बेटी का नाम भी था जिससे वो साल भर पहले मिला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़े आदमी को ये सब कैसे पता। उसने आज तक ये बातें किसी को नहीं बताई। ये उसके लिए एक रहस्य था। बूढ़े आदमी ने उसे अपने सपने का महत्व समझाया। उसने कहा, इस दुनिया में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि आपका अपने जीवन में स्वयं का अधिकार हो। एक युवा के तौर पर ये बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी निजी किंवदंती हो। आप सपने देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसे पूरा करें, लेकिन तब जब आप इसे पूरी तरह महसूस कर सकते हो। ये आपका पर्सनल लीजेंड है। हमेशा अपने दिल की सुने, ये आपको एक शक्ति प्रदान करता है। इस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा सत्य है कि जब भी आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, उसे पाने में पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। बूढ़े की बात सुनकर सैंटियागो सारा दिन इसी उधेड़-बुन में रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपने चरवाही का जीवन, अपनी भेड़ों को चुनना चाहिए, या उस सपने को जिसके बारे में वो निश्चिंत ही नहीं है कि उसका ये सपना पूरा होगा भी या नहीं। लेकिन अंततः उसने अपने सपने को ही चुना, क्योंकि वो जानता था कि भेड़ें तो वो फिर से खरीद लेगा, लेकिन अगर ये सपना पूरा करने का मौका उसके हाथ से निकल गया तो वो दोबारा इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। अगले दिन होते ही सैंटियागो अपनी 6 भेड़ें लेकर बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया और उसकी जो बाकी भेड़ें थीं उन्हें बेचकर उसने अपने लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। सैंटियागो ने बूढ़े आदमी से पूछा, बताइए, मैं अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मुझे मेरा खजाना कहाँ मिलेगा? बूढ़े आदमी ने कहा, ये मिस्र में है, किसी पिरामिड के पास। सैंटियागो चौंका। यही बात तो उस बूढ़ी औरत ने भी कही थी, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं किया था। लेकिन उसी बात के लिए वो बूढ़े आदमी को अपनी 6 भेड़ें देने जा रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें भुगतान करने पर इसलिए जोर दिया ताकि मैं तुम्हारे निर्णय लेने में मदद कर सकूं।
और मुझे उम्मीद है कि तुम निर्णय ले चुके हो। बूढ़े आदमी ने जाते जाते सेंटियागो को 2 पत्थर भी दिए, जिनमें एक काला था और दूसरा सफेद। बूढ़े आदमी ने कहा, अपने सपने को पाने के लिए तुम्हें कुछ संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है। तुम्हें बस उन संकेतों को पढ़ना सीखना होगा जो भगवान तुम्हारे सामने लाकर रखेगा। अगर फिर भी तुम्हें संकेत पढ़ने या उसके संबंध में निर्णय लेने में कोई दुविधा हो तो ये काला और सफेद पत्थर इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। काला पत्थर नहीं के लिए और सफेद पत्थर हाँ के लिए। इनसे तुम्हें अपने लिए सही रास्ता चुनने में आसानी होगी। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और सेंटियागो खजाना खोजने के अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अब वो मोरक्को के एक शहर टेंजियार पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक हम उम्र लड़के से होती है जो उसका दोस्त बन जाता है। वो लड़का एक अच्छा खासा जानकार था जो इजिप्ट के पिरामिडों का पता अच्छे से जानता था। वो लड़का स्पेनिश भी बोलता था, जिस पर सेंटियागो को थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन उसकी हैरानी तब कम होती है जब उसे पता चलता है कि यहाँ लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है, क्योंकि यहाँ से स्पेन 2 घंटे की दूरी पर ही है। सेंटियागो और वो लड़का इस समय एक बार में बैठे थे। उसने लड़के से अपनी पिरामिड जाने की बात कही। उसने पूछा, क्या तुम मुझे पिरामिड पहुंचा सकते हो? अगर तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो तो मैं तुम्हें मार्गदर्शक के रूप में सेवा करने के लिए भुगतान भी कर सकता हूँ। लड़के ने जवाब दिया, पिरामिड तक पहुंचने के लिए आपको सहारा का बहुत बड़ा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत से पैसों की जरूरत होगी। क्या आपके पास पैसे हैं? सेंटियागो को उस बूढ़े आदमी की बात अब भी याद थी कि जब आप किसी चीज को वास्तव में चाहते हैं तो ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में साजिश करता है। इसलिए उसने बगैर कुछ सोचे अपनी थैली से पैसे निकाले और उस लड़के को दिखा दिए। लड़के ने पैसे गिने और कहा, हम कल तक पिरामिड पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 2 ऊंट खरीदने होंगे। सेंटियागो ने अपने इस दोस्त पर भरोसा किया और ऊंट खरीदने के लिए दोनों बाजार चले गए। उसी बाजार में सेंटियागो को एक बहुत ही सुंदर तलवार नजर आई। उसने सोचा कि पिरामिड से लौटते ही वो ये तलवार जरूर खरीदेगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो स्टॉल के मालिक से पूछे कि तलवार कितने की है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो सेंटियागो का दिल अचानक से पसीज गया, क्योंकि जवाब देने के लिए वहाँ वो लड़का था ही नहीं। उस लड़के ने अपने इस नए दोस्त को धोखा दे दिया था। वो सेंटियागो के सारे पैसे लेकर फरार हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसकी भारी भरकम किताब, जैकेट और पुराने पत्थरों के 2 टुकड़ों के। वो परेशान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी अचानक और इतनी तेजी से बदल जाएगी। वो अपनी स्थिति पर दुखी था। उसे रोना आ रहा था। उसे लगा अब वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो क्या करेगा? फिर उसे अचानक बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए उन 2 पत्थरों की याद आई। बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर तुम्हें अपने सपनों के संबंध में फैसला लेने में कोई दुविधा हो तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। उसने स्वयं से सवाल किया, क्या उसे खजाना खोजने की अपनी ये यात्रा जारी रखनी चाहिए? और तुरंत थैली से एक पत्थर निकाल लिया। ये सफेद पत्थर था जो हाँ का साइन था। लेकिन अचानक सेंटियागो को बूढ़े आदमी की एक और बात याद आ गई, जिसके बाद उसने अपना फैसला पत्थरों पर ना छोड़कर स्वयं लिया। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें किसी और से नहीं पूछना चाहिए। हमारी अपनी निजी किंवदंती है और हमें उसी पर कायम रहना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ ये फैसला भी मैं खुद करूँगा। सेंटियागो अब आत्मविश्वास से भर उठा था। जीवन भर घूमना, दुनिया को जानना हमेशा से उसका सपना रहा है और उसने पिरामिड कभी नहीं देखा था। अगर खजाना नहीं मिला तो वो कम से कम एक नई जगह के बारे में तो जान ही जाएगा। अपनी इसी सोच के साथ वो अपने खजाना खोजने की यात्रा पर पुनः आगे बढ़ जाता है। हालांकि अपने सफर में आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसी शहर में एक क्रिस्टल व्यापारी के पास काम करने लगा जिसकी दुकान एक पहाड़ी के ऊपर थी। सेंटियागो ने कहा, मैं आपके सारे शीशे साफ कर दूंगा, बदले में आप मुझे बस कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। क्रिस्टल व्यापारी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी दूसरे को काम पर रख सके। तभी सेंटियागो ने अपनी जैकेट ली
और उसने सभी खिड़कियों के शीशे साफ करने शुरू कर दिए। इसी बीच 2 ग्राहकों ने दुकान में प्रवेश किया और कुछ क्रिस्टल्स खरीद कर चले गए। क्रिस्टल व्यापारी ने सैंटियागो के आगमन को एक अच्छा शगुन माना और उसे काम पर रख लिया। क्रिस्टल व्यापारी वहां 30 सालों से काम कर रहा था, लेकिन अब हालात वैसे नहीं थे जैसे पहले थे। इन 30 सालों में काफी कुछ बदल गया था। एक समय था जब उसके दुकान के बारे में बहुत से लोग जानते थे और उसका क्रिस्टल खरीदने और बेचने का कारोबार अच्छा चल रहा था। लेकिन अब यहाँ कुछ ही ग्राहक आते हैं। वो चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन 30 साल तक एक ही काम करने के बाद किसी भी नई चीज में हाथ आजमाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब से सैंटियागो आया था, व्यापारी के धंधे में बरकत होने लगी थी। उसने व्यापारी के क्रिस्टल्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए कई उपाय सोचे जो कारगर साबित हुए। वो चाहे क्रिस्टल के टुकड़ों को दुकान के बाहर एक शेल्फ डिस्प्ले में सजाकर रखना हो या क्रिस्टल के ग्लास में चाय पिलाने की शुरुआत करना हो। चाय बेचने का आइडिया सैंटियागो को तब आया जब उसने एक आदमी को ये कहते सुना कि यहाँ पहाड़ी में चाय पाने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। सैंटियागो ने व्यापारी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम चाय बेचना शुरू करते हैं। व्यापारी ने कहा, लेकिन चाय के पहले से कई दुकानें हैं। सैंटियागो ने कहा, हम क्रिस्टल ग्लास में लोगों को चाय बेचेंगे। इससे लोग चाय का आनंद भी लेंगे और क्रिस्टल ग्लास भी खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हामी भर दी और सैंटियागो का ये आइडिया काम कर गया। धीरे धीरे कई लोग पहाड़ी चढ़कर यहाँ चाय पीने आने लगे। इससे उस व्यापारी के क्रिस्टल्स की बिक्री में खूब इजाफा हुआ। व्यापारी खुश था और इसीलिए उसे जो भी मुनाफा होता उसके कमीशन के रूप में कुछ हिस्सा वो सैंटियागो को भी देता था। इसी तरह दिन बीतते गए और सैंटियागो दिन रात मेहनत करता रहा। वो सुबह सबसे पहले उठकर दुकान आ जाता था और क्रिस्टल्स की सफाई करना शुरू कर देता था। व्यापारी ने अब तक 2 और कर्मचारी नियुक्त कर लिए थे। इसके अलावा उसने बड़ी मात्रा में चाय का आयात करना भी शुरू कर दिया था। इसी तरह महीने बीत गए। अब तक सैंटियागो को अफ्रीका में आए हुए 11 महीने और 9 दिन बीत चुके थे। इन महीनों में उसने अपने लिए अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उन पैसों से अब वो अपने लिए 120 भेड़े, वापसी की टिकट और अफ्रीका के उत्पादों को आयात करने के लिए लाइसेंस भी खरीद सकता था। ये एक ऐसा पल था जब वो अपने सपने से वापस भटक गया था। उसका मन टकमका गया था। उसे लगा कि उसे अपने भेड़ों की झुंड की ओर वापस लौट जाना चाहिए और फिर से एक चरवाहे का जीवन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर एहसास हुआ कि उसने इस क्रिस्टल की दुकान में अपने 1 साल इसलिए नहीं दिए कि वो वापस जाकर फिर से भेड़ें खरीदे, बल्कि उसने ये सब केवल अपने सपने के लिए किया। वो अपने सपने को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसने सोचा, मुझे भेड़ों की देखभाल करनी आती है। मैं ये भी नहीं भूलूंगा। मैं जब चाहे भेड़ें खरीदकर अपना ये जीवन जी सकता हूँ। लेकिन ये सपना, शायद इसे हासिल करने के लिए मुझे फिर कभी मौका ना मिले। इस तरह अंततः सैंटियागो ने अपने मन की दुविधा दूर की और क्रिस्टल व्यापारी से आशीर्वाद लेकर अपने सपने की ओर आगे बढ़ गया। सैंटियागो को पता चला कि एक बहुत बड़ा कारवां है जो सहारा रेगिस्तान को पार कर इजिप्ट की ओर जा रहा है। इजिप्ट तक पहुंचने के लिए उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। इसलिए वो भी इस कारवां में शामिल हो गया, जहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। अंग्रेज वहां किसी एल्केमिस्ट की तलाश में आया था। वो सालों से एल्केमी पर एक अध्ययन कर रहा था। इसके लिए उसने दुनिया के सभी बड़े पुस्तकालयों में समय बिताया था और लगभग हर वो दुर्लभ किताब पढ़ी थी जो एल्केमी पर आधारित थी। वो इस कारवां में भी ऐसी कुछ किताबें साथ लेकर चला था। दोस्तों, एल्केमी रसायन शास्त्र की एक ऐसी कला है जिसमें तांबे और जस्ते जैसी धातुओं को सोने में तब्दील किया जाता है, और जो इस कला को जानते हैं उन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है। सैंटियागो ने अब तक उस अंग्रेज से कोई खास बातचीत नहीं की थी, क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय किताब पढ़ने में व्यतीत करता है। उसके पास अपनी एक किताब थी और उसने यात्रा के पहले कुछ दिनों के दौरान इसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कारवां के लोगों को देखना और हवा को सुनना किताब पढ़ने से अधिक दिलचस्प लगा। इस दौरान उसकी इस कारवां में शामिल एक ऊंट चलाने वाले आदमी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस आदमी ने सैंटियागो को बताया कि
मैं एल कारम के पास रहता था। मेरे पास अच्छा घर और अच्छे बागीचे थे। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश था। लेकिन एक दिन धरती ऐसी कांपी कि नील नदी की उफान में मेरी जमीन, मेरे बागीचे, मेरा घर सब कुछ लुट गया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मुझे अपने परिवार को पालने के लिए कुछ और रास्ता चुनना पड़ा। इसलिए अब मैं ऊंट चराता हूँ। सैंटियागो अक्सर उस ऊंट वाले आदमी से ऊंट और रेगिस्तान की जानकारी लेता रहता था। एक दिन दोनों एक आग की लौ के आगे बैठे थे और तभी वो अंग्रेज भी वहां आ गया और उनके साथ बैठकर बातचीत करने की कोशिश करने लगा। बातचीत के दौरान सैंटियागो और अंग्रेज दोनों ने अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें साझा की। सैंटियागो ने उसे अपने चरवाहे जीवन, अपने पिरामिड्स तक पहुंचने के सपने और क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने तक की सारी बातें बताईं। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज ने भी उसे एल्केमी के संबंध में कई गंभीर जानकारियां दी। अंग्रेज ने बताया कि अगर किसी धातु को कई वर्षों तक गर्म किया जाता है तो वो अपने सभी व्यक्तिगत गुणों से मुक्त हो जाता है और एक शुद्ध धातु में तब्दील हो जाती है, जैसे कोई शुद्ध आत्मा होती है। उन्होंने इसे मास्टर वर्क कहा। सैंटियागो ने एक तरल पदार्थ के बारे में भी जाना जो उनके मास्टर वर्क का हिस्सा था। माना जाता है ये तरल पदार्थ एल्केमिस्ट के लिए अमृत के समान होती है। ये उनकी सभी बीमारियों को दूर कर देता है। यही कारण है कि एल्केमिस्ट लंबे समय तक अपने आप को बूढ़ा होने से बचाए रखते हैं। इसके अलावा अंग्रेज ने उसे उस तरल पदार्थ के ठोस हिस्से के बारे में भी जानकारी दी, जिसे उनकी भाषा में फिलोसोफर स्टोन कहा जाता है। ये एक ऐसा पत्थर है जिसका एक छोटा टुकड़ा भी किसी धातु को सोने में तब्दील कर सकता है। धीरे धीरे उस अंग्रेज और सैंटियागो के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन अचानक से अफवाह उड़ी कि उस रेगिस्तान में एक जंग छिड़ने वाली है। जंग की बात सुनकर सभी लोग डर गए। सभी ने इससे बचने के उपाय सोचे। अंत में कारवां के सरदार ने निश्चय किया कि जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक वह सब रेगिस्तान में मौजूद ओएसिस में आश्रय लेंगे। दोस्तों, ओएसिस रेगिस्तान के एक ऐसे इलाके को कहते हैं जहां पानी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जंग की बात सुनकर सैंटियागो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसी जंगों का कोई निश्चित परिणाम नहीं होता। वे सालों साल चलते रहते हैं। उसे लगा अगर जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो वो यहाँ से कैसे निकलेगा और कब अपने खजाने तक पहुँचेगा। खैर, अब इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वो अंग्रेज ओएसिस पहुँचते ही एल्केमिस्ट की तलाश फिर से शुरू कर देता है। सैंटियागो भी इसमें उस अंग्रेज की पूरी मदद करता है। हालांकि अंग्रेज अपनी तरफ से पहले ही उस एल्केमिस्ट की तलाश कर चुका था, लेकिन दिन भर का समय बर्बाद करने के बाद उसने सैंटियागो की मदद लेना उचित समझा। अब सैंटियागो और अंग्रेज दोनों मिलकर उस एल्केमिस्ट की तलाश करते हैं। एल्केमिस्ट को ढूंढते ढूंढते दोनों एक कुएं के पास पहुंचे, जहां कई महिलाएं काले रंग की पोशाक में थीं और पानी भर रही थीं। सैंटियागो उनमें से एक महिला के पास गया और पूछा, क्या यहाँ वो किसी एल्केमिस्ट को जानती है? महिला ने कहा, उसने कभी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना, और वहां से चली गई। सैंटियागो ने कहा कि मैंने भी पहले कभी एल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना था। शायद यहाँ के लोगों ने भी एल्केमिस्ट के बारे में पहले कभी न सुना हो। तब अंग्रेज को समझ आया कि लोगों को एल्केमिस्ट के बारे में जानकारी शायद इसलिए नहीं क्योंकि वे नहीं जानते कि एल्केमिस्ट कौन होते हैं। उसने सैंटियागो से कहा कि वह लोगों से किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछे जो लोगों की बीमारी ठीक करता हो। अंत में सैंटियागो एक लड़की के पास पहुंचा। इस लड़की ने बाकी महिलाओं की तरह काले रंग की पोशाक नहीं पहनी थी। उसके कंधे पर एक बर्तन था, सर घूंघट से ढका हुआ था। सैंटियागो जब उस लड़की के पास गया तो लड़की के चेहरे पर एक स्माइल थी, जिसे देखते ही सैंटियागो को उससे प्यार हो गया। सैंटियागो उसकी खूबसूरती में खो गया। वो भूल गया कि वो उसके पास यहाँ एक एल्केमिस्ट के बारे में पूछने आया था। उसने सबसे पहले लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने बताया कि उसका नाम फातिमा है। इसी बीच अंग्रेज ने उकसाया कि उसे लड़की से उस आदमी के बारे में पूछना है जो लोगों की बीमारियां ठीक करता हो। सैंटियागो ने ऐसा ही किया। उसने पूछा, क्या वो किसी ऐसे आदमी को जानती है जिसने लोगों की बीमारियां ठीक की हो, जो दुनिया के सभी रहस्यों को जानता हो?
लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा किया और कहा कि वहाँ ऐसा ही एक आदमी रहता था, वो अजीब था। यह कहकर लड़की अपने बर्तन में पानी भरकर वहाँ से चली गई। अंग्रेज भी लड़की के बताए हुए पते की ओर आगे बढ़ जाता है, लेकिन सैंटियागो बहुत देर तक उस कुएं की मुंडेर पर बैठा रहा और फातिमा के बारे में सोचता रहा। वह अंग्रेज ने फातिमा के बताए अनुसार अल्केमिस्ट को खोजने की कोशिश की और अंततः उसने अपनी तलाश पूरी कर ली थी। उसे फाइनली वो अल्केमिस्ट मिल गया था जिसकी वो सालों से तलाश कर रहा था। अंग्रेज ने अल्केमिस्ट को बताया कि वो 10 सालों से उन्हें ढूंढ रहा है ताकि वो उनसे धातुओं को सोना बनाने की कला सीख सके। अल्केमिस्ट ने कहा, क्या तुमने इन 10 सालों में कभी खुद से सोना बनाने की कोशिश नहीं की? अंग्रेज ने कहा, नहीं। अल्केमिस्ट ने कहा, चलो मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, जाओ और खुद से सोना बनाने की कोशिश करो। यदि तुमने सोना बनाने की कोशिश की होती तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी चीज के आविष्कार के लिए निरंतर कोशिश करना ही इसका सबसे सरल उपाय है। अंग्रेज अल्केमिस्ट की बात समझ गया और वापस अपने खेमे की ओर लौट जाता है। अगले दिन सैंटियागो वापस कुएं पर आ जाता है, जहां वो फिर फातिमा से मिलता है और उसे अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। सैंटियागो की बात सुनकर फातिमा हतप्रभ हो जाती है और उसके हाथ में पानी से भरा हुआ जो बर्तन था वो नीचे छूट जाता है और सारा पानी गिर जाता है। सैंटियागो ने आगे कहा, मैं यहाँ रेगिस्तान को पार कर पिरामिड्स में छिपे किसी खजाने को ढूंढने आया था और मेरे लिए ये एक लड़ाई किसी श्राप की तरह थी, लेकिन अब ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है क्योंकि ये मुझे तुम्हारे पास ले आया है। मैं यहाँ तुम्हारा रोज इंतजार कर सकता हूँ। इस तरह सैंटियागो अब फातिमा से रोज मिलने लगा। फातिमा से 15 मिनट की मुलाकात भी सैंटियागो को दिन भर की खुशी देती थी। उसने फातिमा को अपने चरवाहे जीवन के बारे में, राजा के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में और अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। फातिमा ने कहा, जब से मैं छोटी थी मुझे हमेशा से एक सपना आता था कि ये रेगिस्तान मुझे अद्भुत तोहफा देगा। अब मुझे वो अद्भुत तोहफा मिल गया है। वो तोहफा आप हैं और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने सपने को पूरा करें। आपने कहा कि मैं आपका प्यार हूँ और एक सच्चा प्यार कभी तुम्हें अपने सपनों से दूर नहीं करता। फातिमा आगे कहती है कि मैं सिर्फ आपके सपने का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि आपका सपना ही आपको यहाँ तक लेकर आया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपने सपने को पूरा करें। मैं यहाँ आपका जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। इस तरह फातिमा ने सैंटियागो को उसके सपने को पूरा करने के लिए फिर से हौसला दिया। लेकिन समस्या ये थी कि जंग के आसार के बीच वो रेगिस्तान पार करके इजिप्ट कैसे पहुंचेगा। एक दिन सैंटियागो रेगिस्तान से गुजर रहा था कि अचानक उसे आसमान में कुछ बाज दिखे जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये उसके लिए एक अजीब भावना थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसने कुछ ऐसा देखा जो तबाही लाने वाली थी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी तलवारें लिए ओएसिस की ओर बढ़ रही है। ये एक भविष्यवाणी थी जिसके लिए ब्रह्मांड ने सैंटियागो को चुना था। वो तुरंत ओएसिस गया और वहाँ के सरदार को सारी बात बता दी, लेकिन सरदार ने उसकी ये बात मानने से इनकार कर दिया। सैंटियागो ने उन्हें खूब समझाया। अंततः सरदार ने फैसला किया कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानकर जंग की तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी कही बात झूठ निकली तो हम तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि सैंटियागो ने जो भविष्यवाणी आभास की थी वो सच निकली। सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी ने ओएसिस पर हमला कर दिया था, लेकिन चूंकि ओएसिस के लोगों ने इस हमले से बचने की पूर्व तैयारी कर ली थी, इसलिए वे अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। इस बात से खुश होकर ओएसिस के सरदार ने उसे ढेर सारा सोना दिया। सैंटियागो खुश हो गया। उसके मन में आया कि अब वो फातिमा से शादी करके यहीं बस जाएगा, लेकिन उसके मन में फातिमा की कई बातें गूंजने लगी और उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने सपने को पूरा करने के बाद ही फातिमा से मिलेगा। सैंटियागो रेगिस्तान में आगे बढ़ गया। इसी बीच वहाँ उसे वही अल्केमिस्ट मिला जिससे अंग्रेज ने मुलाकात की थी। वो अपने घोड़े पर था। अल्केमिस्ट ने कहा कि वो उसके साथ जाएगा। अल्केमिस्ट ने कहा,
तुम्हें सबसे पहले अपना ऊंट बेचकर एक घोड़ा खरीदना होगा, क्योंकि ऊंट गद्दार होते हैं। वे कभी भी घुटने टेककर आपको बीच रास्ते में छोड़ सकते हैं। सैंटियागो ने अल्केमिस्ट की बात मानी और ऊंट बेचकर एक घोड़ा खरीद लिया। हालांकि सैंटियागो अब भी कुछ उदास था। उसका दिल भारी था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि खजाने की अपनी खोज को जारी रखने का मतलब फातिमा को छोड़ देना था। अल्केमिस्ट ने उसे समझाया कि वो एक रेगिस्तान की लड़की है। वो जानती है कि लौटने के लिए पुरुषों को दूर जाना पड़ता है। तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे भी उसे अपना खजाना मिल चुका है। वो तुम हो, और अब वो उम्मीद कर रही है कि तुम्हें भी वो चीज जल्द मिल जाए जिसकी खोज करते हुए तुम यहाँ तक आ गए हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि प्यार कभी भी एक व्यक्ति को अपनी निजी किंवदंती का पालन करने से नहीं रोकता। अगर तुम प्यार के नाम पर फिर भी पीछे हटते हो तो यह सच्चा प्यार नहीं हो सकता। इस बार सैंटियागो कुछ आश्वस्त महसूस करता है। उसे महसूस हुआ कि उसके इस सफर में अब उसके प्यार की ताकत भी साथ है, और अपनी इसी ताकत को महसूस करते हुए सैंटियागो अल्केमिस्ट के साथ अपने सफर में आगे बढ़ गया। लेकिन सफर के बीच में सैंटियागो और अल्केमिस्ट को कुछ हथियारबंद आदिवासियों ने घेर लिया और दोनों को पकड़कर अपने सैन्य शिविर में ले गए और सैंटियागो से उसका सारा सोना लूट लिया। सैंटियागो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वह दोनों यहाँ मरने वाले हैं। ऐसे परिस्थिति में अल्केमिस्ट ने सूझबूझ से काम लिया और दोनों की जान बचाने का उपाय सोचा। आदिवासी जैसे ही उन्हें मारने जा रहे थे, अल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हें पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा जादूगर है। ये खुद को हवा में बदलना चाहता है। ये चाहे तो तुम सबको हवा में उड़ा सकता है। अल्केमिस्ट की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। देखते हैं तुम कैसे हमें हवा में उड़ाते हो। सैंटियागो अल्केमिस्ट से नाराज था। तुमने ये क्या कह दिया? भला मैं हवा कैसे बन सकता हूँ? अल्केमिस्ट ने कहा, एक व्यक्ति जो अपनी निजी किंवदंती को जी रहा है, जो अपने दिल की सुनता है, तो वो सब कुछ जान सकता है जो वो जानना चाहता है। केवल एक चीज है जो एक सपने को हासिल करना असंभव बनाती है, और वो है असफलता का डर। इसलिए ये मत सोचो कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम ये सीख सकते हो। तुम्हारे पास इसके लिए पर्याप्त शक्ति है। जॉन दिन सैंटियागो ने खूब कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे हवा हो सकता है। तीसरे दिन जब सब इकट्ठे हुए तो सैंटियागो ने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। उसने रेगिस्तान से मदद मांगी कि वो उसकी मदद करे। उसने आंख बंद करके रेगिस्तान को महसूस किया। उसके बाद उसने हवा को महसूस किया। उसने हवा से भी मदद मांगी कि वो उसे हवा बनने में उसकी मदद करे। इसके बाद अचानक पूरा आकाश रेत से भर गया। हवा तूफानी हो गई। सारे टेंट उड़ गए। वहां मौजूद जितने कमांडर थे सब डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। सैंटियागो ये करिश्मा करने में कामयाब हो गया। अल्केमिस्ट सैंटियागो के इस करिश्मे से बहुत गर्व महसूस कर रहा था। इसके बाद सैंटियागो और अल्केमिस्ट एक मोनेस्ट्री तक पहुंचे। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, अब यहाँ से पिरामिड की दूरी सिर्फ 3 घंटे की है। मेरी यात्रा अब यहीं खत्म होती है। अब आपको यहाँ से अकेले ही अपने सपने की ओर आगे बढ़ना होगा। सैंटियागो ने कहा, धन्यवाद, आपने इस सफर में मुझे बहुत कुछ सिखाया। अल्केमिस्ट ने कहा, मैं केवल वही जानता हूँ जो तुम्हारे अंदर पहले से है। इसके बाद अल्केमिस्ट ने साधु से उसका रसोई घर इस्तेमाल करने को कहा। साधु ने उसे रसोई घर दिखाया। अल्केमिस्ट ने आग जलाई और उसके ऊपर एक पैन रख दिया। साधु ने उसे एक सीसा दिया, जिसे अल्केमिस्ट ने पैन पर रख दिया और उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जब सीसा गर्म होकर एक तरल पदार्थ में तब्दील हो गया, तब अल्केमिस्ट ने अपनी थैली से एक अजीब पीले अंडे जैसी चीज निकाली और उसे पैन में जोड़ दिया। इसके बाद उसने उस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद जब सैंटियागो और उस साधु ने पैन को देखा तो वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पैन में जो सीसे का तरल पदार्थ था वो अब सीसा नहीं था, बल्कि सोने में बदल चुका था। अल्केमिस्ट ने अपने बनाए उस सोने को अपने, सैंटियागो और साधु के लिए 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद वो सैंटियागो को अलविदा कहकर वहां से चला गया। अल्केमिस्ट जानता था कि रास्ते में सैंटियागो को पैसे की जरूरत पड़ सकती है,
इसलिए वो जाते जाते सेंटियागो को कुछ सोना देकर गया ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब सेंटियागो के सफर का ये आखिरी पड़ाव था। वो आखिरकार इजिप्ट पहुंच चुका था। वो चारों ओर पिरामिड से घिरा हुआ था। वो वहीं घुटने टेक कर रोने लगा। उसने यहाँ तक पहुंचने के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया और उस पिरामिड की खोज में लग गया जिसके नीचे उसका खजाना था। वो एक पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। सेंटियागो अपने सपने के पूरा होने से खुश था, लेकिन वो अभी भी खजाने से दूर था। उसने बहुत कोशिश की, बहुत जगह खुदाई की, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश हो गया कि तभी उसे एक अच्छा शगुन देखने को मिला। उसने देखा कि जहाँ बैठकर उसने ईश्वर का धन्यवाद किया था और जहाँ उसने अपने आंसू गिराए थे, वहाँ एक स्क्राइब बीटल खेल रहा था, जिसे मिस्र में भगवान का प्रतीक माना जाता है। उसने तुरंत जाकर वहाँ खोदना शुरू कर दिया। काफी देर खोदने के बाद भी वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हौसला रखा और अपने दिल की बात सुनी। उसने खोदना जारी रखा। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने सेंटियागो से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? सेंटियागो उन्हें देखकर घबरा गया था। उन्हीं में से दूसरे आदमी ने कहा, हमें पैसों की जरूरत है, क्या तुम वहाँ कुछ छुपा रहे हो? तभी उनमें से एक शख्स को सेंटियागो की थैली से सोने के कुछ टुकड़े मिले। उन्हें लगा कि ये जरूर यहाँ सोना छिपा रहा है। उन्होंने सेंटियागो से खोदना जारी रखने के लिए कहा। सेंटियागो ने बहुत खुदाई की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, उन गुंडों का भी धैर्य टूटता गया और उन्होंने सेंटियागो को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वो काफी चोटिल हो गया और उसके मुंह से भी खून बह रहा था। साथ ही मुंह में कुछ सूजन भी आ गई थी। अंत में सेंटियागो उन आदमियों पर चिल्लाया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि वो यहाँ अपने सपने के खजाने को ढूंढने आया है। उसने कहा कि उसे इजिप्ट के इस खजाने के बारे में 2 बार सपना आया और मैं उसी खजाने को खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। सेंटियागो की बात सुनकर तीनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक जो समूह का प्रमुख था, उसने कहा, तुम एक पागल लड़के हो। तुम्हें यह सीखना होगा कि एक इंसान को इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि वो अपने सपने को हकीकत मानकर उसके पीछे अपना सब कुछ गंवा दे। मुझे भी 2 साल पहले ठीक इसी जगह ऐसा सपना आया था, जहां मुझे बताया गया कि मुझे स्पेन के एक गांव में एक टूटे चर्च को ढूंढना चाहिए, जहां एक चरवाहा और भेड़े हैं। वहां मुझे खजाना मिलेगा। लेकिन मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ जो अपने सपने में दिखे खजाने को ढूंढने के लिए इतना भयंकर रेगिस्तान पार करके जाऊंगा। इतना कहने के बाद वे लोग सेंटियागो को वहीं छोड़कर चले गए। सेंटियागो उठा। इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, क्योंकि उसे भगवान का संकेत समझ आ गया था। वो जान गया था कि असल में खजाना कहाँ है। सेंटियागो वापस स्पेन लौट गया और वहाँ उसी चर्च में खुदाई की जहाँ उसने खजाने का ये सपना देखा था। करीब 2 घंटे की खुदाई के बाद अंततः उसे अपना पूरा खजाना मिल गया था, जो पुराने स्पेनिश सोने के सिक्कों, कीमती पत्थर, सोने के मुखौटे और सोने के कलश से लैश था। उसका सपना पूरा हो गया था। उसे अपना खजाना मिल गया था, जिसके लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया था। वादे के मुताबिक सेंटियागो अपने खजाने का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को देता है जिसने उसे उसके सपने का अर्थ समझाया था, और इसके बाद वो अपना सारा सोना लेकर अपने प्यार, अपनी फातिमा के पास चला जाता है। दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, सेंटियागो की ये कहानी जीवन की खोज और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति हमें कई चीजें सिखा जाती है। जैसे पहली सीख ये है कि ईश्वर ने हर किसी के लिए एक खजाना छिपा रखा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस खजाने को खोज पाते हैं या नहीं। दूसरा, ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि ये आपके अंदर ही है। लेकिन इसकी तलाश करने के लिए आपको बाहर निकलना होगा, संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, जैसे कि सेंटियागो ने किया। यदि सेंटियागो ने अपने खजाने के लिए रेगिस्तान पार कर इजिप्ट तक सफर ना तय किया होता, तो उसे कभी पता ही नहीं चल पाता कि असल खजाना कहाँ है। तीसरी सीख, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। सेंटियागो के रास्ते में कई बार रुकावटें आईं,
कई बार उसका खुद का मन टकमकाया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने सपने को सबसे ऊपर रखा और उसे पूरा करना ही अपने जीवन का मकसद समझा। हमें भी अपने सपनों के प्रति इतना संकल्पित होना चाहिए। हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार होता है कि हम अपने सपने के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन तभी हम हार मान लेते हैं और अब तक अपने सपने के लिए हमने जितनी भी मेहनत की होती है वो सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें अपने अंतिम क्षणों तक हार नहीं माननी चाहिए और हमें ये सैंटियागो की कहानी से जरूर सीखना चाहिए। और अगली सीख अल्केमिस्ट की। जी हाँ दोस्तों, हम सब जीवन में कहीं ना कहीं तांबे जैसे होते हैं, लेकिन आप अपने जीवन का संघर्ष करके अपने आप को आग में दबाकर खुद को सोना बना सकते हैं। ये सोना होना ही आपकी असली पहचान है। हर किसी के जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है, लेकिन जो इंसान अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचान लेता है वो किसी भी खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सैंटियागो का खजाना खोजना अपनी जगह था, लेकिन उसने उस खजाने के लिए जिस तरह से अलग अलग चुनौतियों का सामना किया और इस पूरे सफर के दौरान जिस तरह से अपने जीवन का निर्माण किया, वही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आप जीवन में कुछ भी करें, हमेशा याद रखें कि आप एक अल्केमिस्ट हैं जो डर, ईर्ष्या, निराशा जैसी तमाम बीमारियों से कोसों दूर है। आपको हमेशा जीवन को एक सकारात्मक भाव से देखना है और अपने सपनों की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जीवन उससे अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि अल्केमिस्ट की इस कहानी से आप कुछ सबक लेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में सभी लक्ष्य और सपनों को हासिल कर पाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।